वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। क्या हाल चाल है। सेमीकंडक्टर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग पढ़ चुके हैं। तो आज बात आती है कि एप्लीकेशंस क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेमीकंडक्टर टॉपिक 7 मार्क्स का है, पेपर ही तो 35 मार्क्स का है। और जो आज मैं डिस्कस करूँगी उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स उसके क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है अगर दोनों पूछे जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। तो क्या करना है कि टर्म टू एग्ज़ाम की कोई डेट भी नहीं है अभी तक। कब, कितनी जल्दी आपको कैसे रिवीजन करेंगे आप सारे टर्म टू के फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितना जितना पढ़ते चलो ना, उसको ऐसे मन में उतार लो कि बस थोड़ा सा देखा आपको सब याद आ गया। एक सीक्वेंस बना लो भाई। आप शुरुआत से करते हो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक से, फिर पीएन, फिर पीएन जंक्शन, फिर फॉरवर्ड रिवर्स बायस, उसका रेजिस्टेंस, तो उसकी एप्लीकेशंस भी। और हमेशा कंपैरिजन करके करोगे तो इसमें यह है उसमें यह है, दोनों आते रहेंगे तब तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और उन्हीं के इन बिटवीन आपको 1 मार्क क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अल्टरनेट दिए तो कौन सा बेटर होगा कि दोनों सब मिलते जुलते हैं तो कौन सा उसमें करेक्ट चॉइस होगी, है ना। तो ये आपको तब आएगा जब आप थॉरोली पढ़ लेंगे और आप ध्यान से अगर पढ़ते चलें। तो जैसे आज में कुछ तो हेडिंग्स होती हैं, जैसे आज ये पीएन जंक्शन है रेक्टिफायर। तो बस अगर आपको रेक्टिफायर क्या है, क्या उसका प्रिंसिपल है, तो पीएन जंक्शन से ही बना हुआ ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस साथ साथ पढ़ते चलिए बहुत कंसंट्रेशन से। तो आइए शुरू करते हैं पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, पीएन जंक्शन का रोल उसमें कैसे है। शुरुआत करने से पहले एक बात मैं फिर कहूँगी कि जितने लोग भी आप देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, क्या है पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या है और रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं, बस केवल एक लाइन में आप जान लीजिए वो क्या है। रेक्टिफायर का मतलब है कि जो ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करे। देखिए यहाँ लिखा है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, और जिस प्रोसेस के थ्रू करे रेक्टिफिकेशन। सीधी सी बात कि जो रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है, तो जिस प्रोसेस से करता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। अब कैसे रेक्टिफायर की तरह काम करता है पीएन जंक्शन, तो उसमें सबसे पहले होगा कि उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बात पर आधारित है कि नहीं पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं डायोड रेजिस्टेंस में, हमने देखा था फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायसिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कम है किससे, एज कंपेयर टू रिवर्स बायसिंग। और आइडियल डायोड के लिए तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ कि पीएन जंक्शन सिर्फ एक वॉल्व की तरह काम करता है एंड इट अलाउज द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये करंट को अलाउ करता है, और वो कब, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है। यही है उसका प्रिंसिपल। ऐसे कहा जाता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। तो आप ढूंढते हो कुछ नहीं, आपने जो पढ़ा है ना कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करती है और रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं फ्लो करती है फॉर द आइडियल पीएन जंक्शन। तो बस आपको यही लिखना है कि जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस यही फैक्ट इट मेक्स द पीएन जंक्शन टू बी यूज्ड एज रेक्टिफायर। यही फैक्ट उसे रेक्टिफायर की तरह यूज करने के लिए माना जाता है। अब देखिए कि जो पीएन जंक्शन रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जा रहा है उसकी यही प्रॉपर्टी कि वो फॉरवर्ड बायस होने पर ही करंट कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस होने पे नहीं। वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है एज ए रेक्टिफायर। तो फॉर पीएन जंक्शन को रेक्टिफाई करना है एसी इनपुट सिग्नल को, और अगर एसी इनपुट सिग्नल के वो हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है
तो वो कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और अगर पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देता है तो वो फुल वेव रेक्टिफायर। तो कैसे, सबसे पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उसमें हम एक पीएन जंक्शन लेंगे और उसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आउटपुट मिलेगा वो लगा देंगे और पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर से। कैसे, क्या उसका डायग्राम होगा, आइए देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर एक इनपुट एसी सिग्नल हम यूज़ करें तो उसका सिंबल हम यूं ही तो बनाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव क्यों कह रहे हैं कि एसी इनपुट की आधी वेव को ही ये रेक्टिफाई करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। देखिए, ये एक इनपुट एसी सिग्नल है, इसका आप सिंबल पढ़ चुके हैं एसी सर्किट में, है ना। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में आपने पढ़ा है। तो ये अगर एसी सिग्नल किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अप्लाई किया जाता है तो ट्रांसफार्मर अगर ये बना दूं मैं, ये है उसकी प्राइमरी, है ना, प्राइमरी कॉइल। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के बाद देखिए ये जो दो लाइंस बनती हैं ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। याद करिए, अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ट्रांसफार्मर की बनावट क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सब पता होना चाहिए आपको ना। और ये जो पूरा ट्रांसफार्मर का हिस्सा है उसकी सेकेंडरी कॉइल से ही हम कनेक्ट कर देते हैं पीएन जंक्शन। तो ये पी है और ये वर्टिकल लाइन है एन, और इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके थ्रू, एक लोड रेजिस्टेंस आर एल, एल मतलब लोड, इसके थ्रू। और यहाँ से ये ऐसे सेकेंडरी का अदर एंड, मान लें इसका नाम अगर मैं रख दूँ ए तो इसका नाम मैं रख दूँ बी। बस ये सिंपल सा सर्किट है कि पीएन जंक्शन अलॉन्ग विद लोड रेजिस्टेंस, और ये किसका सर्किट है, ट्रांसफार्मर का, और ये है एसी इनपुट। डायग्राम जब भी बनाओ तो आप उसको लेबल जरूर कर दो कि ये है एसी इनपुट, है ना, इनपुट सिग्नल, और इस इनपुट सिग्नल को हमने प्राइमरी में लगाया। क्या प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का कि प्राइमरी में अगर करंट चेंज होती है तो सेकेंडरी से फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उससे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ट्रांसफार्मर में हमने अगर इसकी दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया है ये पीएन जंक्शन और ये लोड रेजिस्टेंस, तो अब आप देखिए क्या होगा, इसकी वर्किंग कैसे हम बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक ये ड्रॉ कर लो कि यहाँ पर आपने मान लिया कि ये एक वर्टिकल एक्सिस है, इसमें हम ड्रॉ करते हैं कि जो भी हमने इनपुट सिग्नल लगाया है उस इनपुट सिग्नल को हम कैसे शो करें। तो उसको शो करने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ऐसे वर्टिकल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे बना लें ताकि आपके जो पल्स दिखाते हैं वो पल्स के लिए उनका फॉर्मेशन जो है वो सही सही शो हो सके। तो आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना। ये स्केल से नाप के करिएगा तो ये इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको ऐसे बना लिया। अब आप इनपुट अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वी इनपुट आपने लिखा है, तो वी इनपुट के लिए क्या किया आपने, एसी सिग्नल है तो आपने देखा कि ये है वी इनपुट। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट पहले आप पढ़ चुके हैं, तो इनपुट में ये देखिए पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, ठीक। ये इनपुट एसी आपने यही तो यहाँ अप्लाई किया। अब जो सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर है उसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आप यहाँ पे शो करेंगे किसके क्रॉस, यहाँ पर ये है टी, यहाँ पर ये है टी, और यहाँ पर आप शो करेंगे वी आउटपुट, ठीक। इतना आप बना लेते हैं। अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें कि जब भी म्यूचुअल इंडक्शन से इसमें सेकेंडरी में जो भी चेंजेस होंगे अक्रॉस द सेकेंडरी, उसमें जो चेंजेस होंगे, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें जब ए पॉजिटिव होगा तो बी निगेटिव होगा। तो अब होगा क्या, जब भी ए पॉइंट पॉजिटिव होगा तो ये जो पी है ये पॉजिटिव और ये लोड के थ्रू क्या है बी पॉइंट नेगेटिव, तो एन नेगेटिव। कैसी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। तो
पॉजिटिव हाफ के दौरान एसी इनपुट साइकिल के पॉजिटिव हाफ सिग्नल के दौरान जो चेंजेस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो लिंक होता है उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जब ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है। अब फॉरवर्ड बायसिंग हो गई तो डायरेक्ट इसमें जो डायोड है ये करंट कंडक्ट करेगा और आपको इसके अक्रॉस मिलेगा आउटपुट। तो हाँ, वो आउटपुट उसी लोड के अक्रॉस वैसा ही मिलेगा, ऐसे इट विल कंडक्ट करंट। नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैसा हो गया, इनपुट की ही तो साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव है तो करंट आउटपुट में भी आपको मिले। निगेटिव हाफ साइकिल में जब यहाँ ये निगेटिव हो जाएगा तब ये वाला एंड बी पॉजिटिव होगा। अब ये पी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन सी हो गई, रिवर्स बायसिंग। तो अब क्या होगा, करंट नहीं मिलेगी। यही तो प्रिंसिपल है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तब कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस होगा तो करंट नहीं, तो यू विल नॉट गेट आउटपुट। तो अब आपको यहाँ पर करंट मिलेगी ही नहीं। हाँ, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब ये हाफ साइकिल आएगी फिर से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी कि ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस, फिर से आपको करंट मिलेगी और ये हो गई इस तरीके से। अब क्या आप देख रहे हैं, नेगेटिव में फिर नहीं मिली तो फिर नहीं मिला, पॉजिटिव में फिर मिलेगी तो फिर से ऐसे। क्या आपको देखने में मिलता है, ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज़ें यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो यूनिडायरेक्शनल है बट डिसकंटिन्यूअस है ना। यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये आउटपुट वोल्टेज है इसमें देखिए ना, एसी और डीसी दोनों, आप ये कह सकते हैं क्या ये स्टेडी है, कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, ये पल्सेटिंग रिपल्स जैसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो जब कंडक्ट किया है, कब जब तक एसी इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल रही। इसीलिए इसका नाम क्या है, हाफ रेक्टिफायर, क्योंकि आप आउटपुट पा रहे हैं ओनली हाफ ऑफ द वेव ऑफ द इनपुट के लिए। हाँ, एक पूरी कंप्लीट वेव ये है तो आपको आउटपुट मिल रहा है एक, दूसरी कंप्लीट वेव अगर ये है तब भी आपको एक आउटपुट मिल रहा है। ये कंक्लूजन आता है कि इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है कि नहीं। क्या जवाब देंगे? आधे से ज़्यादा बच्चे वाइवा में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आधी होगी। नहीं भाई, एक साइकिल के लिए आपको एक बार तो आउटपुट मिल रहा है ना। डायोड कंडक्ट कर रहा, फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो कि इनपुट सिग्नल की होती है। दूसरी खास बात दूसरी ये है कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है डायोड की वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सफिशिएंटली लार्ज। किससे? पीक एसी वोल्टेज एट द सेकेंडरी, जो सेकेंडरी पर जो पीक एसी वोल्टेज है। पीक का मतलब देख रहे हैं आप, जो एसी वोल्टेज आ रही है तो उसका पीक ये है, ये है, ये है, ये है, जो पीक वैल्यूज़ होती हैं ना। तो पीक वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा होना चाहिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्यों? तभी तो हम डायोड को अवॉइड करा सकते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन से। तो अब ये दो बातों का अगर आपने ख्याल रख लिया तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपके सामने है। इसमें जो आपको आउटपुट मिल रहा है ये देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो डिसकंटिन्यूअस है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एसी प्लस डीसी दोनों है उसमें। और इस आउटपुट को कैसे लिखा जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिल रहा है तो देखिए, जो डीसी आउटपुट आपको मिलता है वो किसके बराबर होता है? करंट आईडीसी इंटू आरएल, मतलब लोड रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू आई आर से। अब ये आईडीसी याद करिए, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इसकी वैल्यू होगी आई नॉट अपॉन पाई, वही आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। और ये देखिए, आई नॉट की पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जो है, जो सेकेंडरी हाफ वेव करंट है उसकी वैल्यू है आई नॉट। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको जो सर्किट डायग्राम
इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है अक्रॉस ए, उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आपको मिल रहा है, चूंकि हाफ ऑफ द इनपुट वेव इज रेक्टिफाइड, इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। डिसएडवांटेज ये है कि डिसकंटिन्यूअस आउटपुट होने की वजह से इसकी इफिशिएंसी भी कम है। और हाँ, अगर इसका रिपल फैक्टर देखा जाए, जो ये पल्सेटिंग वोल्टेज है रिपल फैक्टर, तो इसका रिपल फैक्टर भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फुल वेव। वो बताऊंगी जब मैं रिपल फैक्टर डिस्कस करूंगी। तो बस इतना जान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब डिस्कस करेंगे क्या है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में वैसे ही इनपुट सिग्नल लिया हमने एसी सिग्नल और उसको अप्लाई किया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में। तो ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एसी सिग्नल, इनपुट एसी, ये आपको पता है एसी सिग्नल है इनपुट में, ये आपने अप्लाई किया है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में। तो ये लगा दिया हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल। ओके, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर है, बिल्कुल वैसे ही याद रखिए जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में बनाया। उसके बाद आपके पास है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल। अब जो ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, इसमें खास बात अब ध्यान रखिएगा कि इसकी मिड पॉइंट से यहाँ से आप क्या करते हो, ये इस तरीके से सेंट्रल टैपिंग करते हैं। ये उठा हुआ है मतलब ये इससे कनेक्टेड नहीं है ना, तो यहाँ से सेंट्रल टैपिंग करते हैं, इसको कहते हैं सेंटर टैप। ठीक, और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम लोग, दो डायोड्स लेते हैं। एक ये है पीएन जंक्शन, ठीक है, इसका नाम अगर ये रख दिया जाए D1, और एक दूसरा यहाँ पर पीएन जंक्शन है, इसका नाम अगर रख दिया जाए D2। तो ये दो पीएन जंक्शन है और दोनों के जो कॉमन पॉइंट से हम क्या कर देते हैं, जहाँ से NN जुड़े हैं वहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस, वही RL जिसको हमने हाफ वेव में भी RL से शो किया था, वो कनेक्ट करते हैं जहाँ हमने सेंट्रल टैपिंग की है, उसको अर्थ करके ये ऐसे। बस सर्किट डायग्राम के नाम पर आपको इतना याद रखना है कि जैसे यहाँ एक लिया था, यहाँ पर आपने क्या ले लिए, दो डायोड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया था लोड रेजिस्टेंस से, और ये सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, यहाँ भी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर तो है, ये पॉइंट वही यहाँ पर A पॉइंट है और ये है क्या, B पॉइंट। तो अगर ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है उसमें सेंट्रल टैप क्यों किया, दो डायोड ले रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किसका है डायग्राम, ये है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो अब आप देखो इसमें क्या होता है, ठीक यही कि जब एसी इनपुट प्राइमरी कॉइल में लगाया गया तो म्यूचुअल इंडक्शन से जो सेकेंडरी है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ में जब ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, एंड जब ए नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा। सेंट्रल टैपिंग का मतलब ये है कि जितनी ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर, उतना ही बी निगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट ए विल बी सेम एज निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट बी। यानी ऊपर अगर +20 है तो नीचे -20। ठीक, सेंट्रल टैपिंग का मतलब ये हुआ। और आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, अक्रॉस लोड। अब क्या होता है, मैं अगर इसी डायग्राम को देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको इनपुट सिग्नल को ऐसे दिखाया, तो इनपुट की अगर पॉजिटिव हाफ की बात करूंगी तो ए जो है वो पॉजिटिव पर है, तो बी किस पर है, नेगेटिव पर। सेंट्रल टैपिंग की वजह से ये जितना पॉजिटिव है उतना ही बी पोटेंशियल नेगेटिव पर है। अब सोचो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। अब देखिए, जब अगर ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और बी नेगेटिव पर है तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये पी ही तो है, रिवर्स बायस है तो इस करंट तो इससे बहेगी नहीं।
तो करंट किससे जाएगी, तो अब आप देख रहे हैं करंट किससे जाएगी, D1 से। तो अब ये करंट D1 से जाएगी, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है लोड के अक्रॉस, उस आउटपुट में करंट किसकी वजह से, सर्किट में करंट कैसे जा रही है, जो सेकेंडरी ऑफ द कॉइल तक पहुँच रही है, तो वो जा रही है D1 के थ्रू, D1 के फॉरवर्ड बायस होने से। तो आपको अगर ये हाफ वेव का डायग्राम है और मैं फुल वेव का डायग्राम बनाऊं, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना देती हूँ। तो अब आप देखिए आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर अब आप कैसे दिखाओगे। ये मान लिया इसकी एक्सिस किस पर दिखाना है ना, और ये भी आउटपुट है। तो अब आपको एक तो मिलेगा आपको आउटपुट, वो आउटपुट किस वजह से मिल रहा है, किस डायोड की वजह से मिल रहा है, ये आप बताइए। ये फॉरवर्ड बायस जब ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू D1। ठीक, अब क्या होगा जब नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट आएगी, तो वो कैसी है, नेगेटिव। अब नेगेटिव में तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी क्या बना देगा, एक को नेगेटिव, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ट्रांसफार्मर की, उससे अब A नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया। अब कौन सा डायोड कंडक्टिंग होगा, ये। अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। तो अब करंट इस डायोड के थ्रू जाएगी और ऐसे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई सेकेंडरी तक जाएगी। तो अब जो करंट है वो D2 की वजह से जाएगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इनपुट AC साइकिल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा था और इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ ये नेगेटिव हो गया, तो D1 तो कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, लेकिन D2 कंडक्ट कर रहा है। और D2 कंडक्ट कर रहा है ड्यू टू B पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट आपको फिर ऐसे मिला, एंड इट इज ड्यू टू D2। ऐसे ही अब आप बनाओगे फिर नेक्स्ट साइकिल में, तो ये पॉजिटिव है तो आपको ये मिलेगा आउटपुट, फिर ये वाले में D2 फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये आपको मिलेगा आउटपुट। तो अल्टरनेट D1 D2 जो है वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होते रहेंगे अल्टरनेट। तो AC इनपुट की पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों की वजह से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट। और यही वजह है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। क्या बताएंगे आप, एक साइकिल की वजह से आपको 2 बार आउटपुट मिल रहा है, एक D1 की वजह से एक D2 की वजह से। तो ये है आउटपुट कंटिन्यूअस और डबल फ्रीक्वेंसी का। तो याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो इनपुट की है, वही आउटपुट की, और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ट्वाइस ऑफ द इनपुट। क्यों हो जाती है, जो आपने यहाँ पर देखा ये। ठीक, दोनों साइकिल के लिए जो आउटपुट है उसमें आपको जो दोनों डायोड्स हैं D1 और D2 दोनों कंडक्ट करते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी डबल मिलती है। खास बात वही कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो बहुत सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए किससे, पीक AC वोल्टेज से, ताकि रिवर्स ब्रेकडाउन में ना हो जाए, डायोड को अवॉइड कर सकें हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से। फिर इसके बाद आता है कि अब इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है कि कम है। क्या लग रहा है आपको कि इसका जो आउटपुट है वो इस हाफ वेव की तरह डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन हाँ, अगर इसके आउटपुट का हम ये ग्राफ है ये देखें, या आउटपुट में जो हम ये नेट वोल्टेज जो पा रहे हैं ये भी पल्सेटिंग है ना, वेरिएशंस है, स्टेडी नहीं है। तो इसको कैसे हम स्टेडी वैल्यू ऑफ DC कैसे मिले। हमारा रेक्टिफायर का काम क्या है, टू कन्वर्ट AC इंटू DC। तो DC की तो वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो ये पल्सेशंस मिल रहे हैं, जो पल्सेटिंग मतलब AC प्लस DC मिल रहा है, उसको हम प्योर DC कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो यूज़ करते हैं फिल्टर सर्किट, जो मैं बताऊंगी अभी कि फिल्टर सर्किट क्या है। हाँ, आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। तो
फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसका जो उसकी वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हाफ वेव में करते थे तो आई नॉट अपॉन पाई इंटू आर एल, ऐसे फुल वेव में करते हैं तो 2I0 अपॉन पाई इंटू आर एल। और इसको कैसे यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो अभी देखेंगे हम एक न्यूमेरिकल लगा के। हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, जो आपको आउटपुट मिलता है तो हाफ वेव में तो हाफ ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल के लिए जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड तभी मिलता है आउटपुट, और रिवर्स बायस में नहीं मिलती है कोई भी वैल्यू ऑफ करंट, और फुल वेव में ऐसा मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों में ही जो ये पल्सेटिंग वोल्टेज यानी AC प्लस DC मिला हुआ है तो इसको रिपल फैक्टर कहते हैं। एक्चुअली रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन होता है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग AC कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज अपॉन DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मतलब रिपल फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे अगर तो इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट जो वोल्टेज में है टू द DC वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और यही जो रिपल फैक्टर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 है, ज़्यादा है, और इसीलिए इसको लेस इफिशिएंट मानते हैं, इसकी इफिशिएंसी कम होती है एज कंपेयर टू फुल वेव। फुल वेव में कितना कम हो गया 0.48। और इफिशिएंसी किसे कहते हैं, आउटपुट DC पावर, हम DC मिल रही है ना रेक्टिफायर में, तो आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर इंटू 100। तो इफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है वो 40.6% और फुल वेव के लिए 81.2%। फुल वेव रेक्टिफायर की जो पल्सेटिंग वोल्टेज है जिसमें रिपल्स है AC सुपरपोज्ड ऑन DC है, उसको हम स्मूथ कैसे पाएंगे, फिल्टर सर्किट की मदद से। तो क्या है फिल्टर सर्किट, जो AC कंपोनेंट को DC से अलग कर देता है ताकि हमें प्योर स्मूथ DC मिल सके। तो हाउ विल यू डिफाइन फिल्टर सर्किट? फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस टू गेट स्मूथ स्टेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट AC कंपोनेंट इज फिल्टर्ड, उसमें AC कंपोनेंट फिल्टर हो जाए, आउटपुट में DC मिले। तो अब पहला फिल्टर सर्किट है कैपेसिटर फिल्टर, जिसे हम नाम देते हैं C फिल्टर। इसे कैसे यूज़ करते हैं कि जो ये लोड रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में लगा देते हैं कैपेसिटर। जैसे ये कैपेसिटर है और ये यहाँ पे ये जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लोड रेजिस्टेंस जो आपने RL देखा है यहाँ पर इसमें, बाकी पूरा सर्किट वही, जैसे यहाँ लगा देंगे इसके पहले कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर है इसके लिए हमें पता है XC इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपने देखा है। तो अब DC के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर DC F की वैल्यू तो 0, DC की फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, तो XC कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। और XC इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो कितना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखेगा, किसके लिए, DC के लिए। और ये किसके अक्रॉस अपीयर कराएगा, वो RL के अक्रॉस। तो RL के अक्रॉस कैपेसिटर जो फुली चार्ज होकर जब डिस्चार्ज होता है तो किसके थ्रू, लोड के थ्रू। लोड के थ्रू क्या मिलेगी आपको DC। और AC के लिए क्या होगा कि फॉर AC उसकी जो F की वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट होती है, तो थोड़ी जो रेजिस्टेंस है वो AC के लिए ऑफर करता है। तो इसका लेस रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव इसकी जो रिएक्टेंस है वो लेस है AC के लिए और मैक्सिमम है DC के लिए, और इट विल अपीयर अक्रॉस RL। तो RL के अक्रॉस आपको DC मिलती है। इसको कैसे शो करते हैं कि आपने ये लगाया तो आपको देखिए अब आपको स्मूथ ऐसे मिलेगा V आउटपुट अक्रॉस RL कैपेसिटर फिल्टर लगाने से। दूसरा है L फिल्टर। L फिल्टर का मतलब है कि जो एक इंडक्टर कॉइल इंडक्टेंस लेते हैं और उसको हम जो लोड रेजिस्टेंस है उसके संग सीरीज़ में जोड़ देते हैं। कैपेसिटर कैसे जोड़ा था, पैरेलल में। अब यहाँ पर ये सीरीज़ में ऐसे RL के अक्रॉस जोड़ दिया गया और ये है L। तो आपको पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है कॉइल की वो किसके बराबर होती है, 2 पाई FL होती है। फार्मूला याद रखना जरूरी है, ये ओमेगा L है। तो अब DC के केस में क्या हो जाएगा, फॉर DC अगर आप लिखते हो तो F की वैल्यू 0 तो XL 0, यानी कि DC तो आराम से पूरी पास हो जाएगी। तो कॉइल ऑफर्स नो हिंडरेंस फॉर DC, तो DC यहाँ से पास होके इसी लोड के क्रॉस मिलेगी।
फॉर AC अगर आप लिखोगे तो फॉर AC F की वैल्यू कुछ होती है फाइनाइट, तो XL भी कुछ उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो ये कॉइल इसके DC के लिए 0 रेजिस्टेंस रखती है, तो DC पूरी पूरी RL के अक्रॉस मिलती है। ये है L फिल्टर। एक और फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं पाई टाइप फिल्टर। पाई का निशान देखो ऐसे बनाते हो ना, तो पाई फिल्टर उसका नाम ही इसी वजह से पड़ा है कि इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर कॉइल, यहाँ पर फिर एक कैपेसिटर ऐसे लगाया, और अब आप देखते हो कि यहाँ पर भी जब आप RL ऐसे लोड रेजिस्टेंस लगाते हो जैसे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ आपको मिल रहा है स्मूथ आउटपुट V आउटपुट, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको स्मूथ V आउटपुट मिलेगा। कैसे? क्योंकि सारी वर्किंग हम L फिल्टर की और कैपेसिटर फिल्टर की देख चुके हैं, तो कॉइल में भी आप देख रहे हो कैपेसिटर के लिए आपने देखा कि लोड के अक्रॉस आपको स्मूथ DC मिलेगा, और अगर दोनों लगा के हम यूज़ कर दें आउटपुट हमें फिर ऐसे ही मिलेगा। तो ये कैपेसिटर का ये रोल हो गया और ये कॉइल का रोल हो गया, इसको कहते हैं पाई फिल्टर। तो ये हो गया फिल्टर सर्किट। तो हमने देखा कि फिल्टर सर्किट की मदद से हम जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट को हम एक कंटिन्यूअस स्टेडी वैल्यू ऑफ DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो AC का स्टेडी वैल्यू ऑफ DC में कन्वर्जन कैसे हुआ, फिल्टर सर्किट ने क्या रोल प्ले किया, आज हमने देखा। अब आप देखिए कि कैसे इसमें न्यूमेरिकल जो AIEEE में पूछा गया है बताती हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन CBSE PMT 2004 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर फेड विद साइनसॉइडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट। द DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज, ये आपके सामने अल्टरनेट दिए हुए हैं, 10 वोल्ट, 20/π, 10/π एंड 10√2 वोल्ट। कैसे लगाएंगे? कैसा रेक्टिफायर है सोचिए, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज यानी कि आपसे आउटपुट जो पूछा जा रहा है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो DC आउटपुट होता है वो किसके बराबर होता है, आपको यहाँ लिखना होता है I0/π × RL। और ये I0 × RL ही क्या है आपके पास, अगर ये देखा जाए तो I0 × RL, I0 पीक वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम सेकेंडरी हाफ वेव करंट है ना ये। तो ये आपके पास अगर यहाँ पर V/π कर लो तो V कितना है, जो पीक वोल्टेज है, यही तो पीक वोल्टेज होगा। तो V कितना है, 10 वोल्ट, तो VDC कितना हो जाएगा, 10/π। कैसे पहचानोगे आप, इसको एक साथ लिख लो। तो ये V0 हो गया, V0 10 वोल्ट दिया है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, आंसर 10/π वोल्ट। ठीक, अब आते हैं ये क्वेश्चन AIEEE 2009 में, बहुत आसान है, जो आप पहले पढ़ चुके हो वही। अ PN जंक्शन एक्ट एज अ रेक्टिफायर, द करंट इन द रजिस्टर R कैन बी शोन बाय। तो ये सर्किट दिया है, तो ये इनपुट सिग्नल दिया है, AC सिग्नल है, ये रेक्टिफायर है, एक ही रेक्टिफायर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो कौन सा हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा आउटपुट मिलता है अगर आपको पता है, आप बताइए ABCD में कौन सा है। विदाउट फिल्टर लिखा हुआ है तो ये स्मूथ तो नहीं हो सकता, और उसमें जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ही होगी PN इनपुट सिग्नल की, तभी तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो आप देख रहे हैं कि केवल पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव पे नहीं हुआ, फिर पॉजिटिव पे हुआ, नेगेटिव पे नहीं हुआ, नेगेटिव पे नहीं हो रहा, इसमें तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये आंसर क्या हो गया, इसका भी आंसर क्या होगा, C। तो पढ़ते रहिए, और केवल इन क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप नहीं लगा लेते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे के लगाइए और सैम्पल पेपर लगाइए। मतलब अगर आप सेमीकंडक्टर में हर वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते रहेंगे इस टॉपिक में, तो आपको वेल रिवाइज्ड होगा, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। तो ध्यान रखिए और खूब रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।